So we will go ahead with numericals first. पहले दो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे. These two numericals are again based on basic concepts of motion, जैसे what is speed, distance upon time, etc. etc. Question number 3, unsolved problem. A car travels at a speed of 50 km per hour for 30 minutes, at 30 km per hour for next 15 minutes, and then 70 km per hour for next 45 minutes. What is the average speed of the car? अगर आपको याद होगा, हमने जब पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, डू यू रिमेम्बर? हमने पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किए थे, याद है क्या? वी हैव प्लॉटेड वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ. उसमें सबसे पहला ग्राफ ऐसा था, याद है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. Then you have something like this. What is the meaning of this? Uniform velocity. Position time graph अगर straight line हो, making some angle with respect to time axis, angle constant, इस line का slope आपको देता है velocity. Position time graph का slope क्या देता है? Velocity. फिर एक ग्राफ ऐसा भी था जिसमें if you remember हमारे पास straight lines थे, but these straight lines were of different slopes. यार इसका मतलब क्या था? This represents object or particle moving with constant speeds, but in different time intervals the speed is different. For example 0 से t1 टाइम तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू है. T1 से T2 टाइम तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वैल्यू कुछ और है. देन T2 से T3 टाइम तक अगेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट इट हैज डिफरेंट वैल्यू. याद है? ऐसा एक ग्राफ भी देखा था हमने बोला था इफ यू हैव पोजीशन टाइम ग्राफ एंड देयर आर स्ट्रेट लाइंस ऑफ डिफरेंट स्लोप्स, so it represents particle moving with constant velocities but different constant velocities in different intervals of time. क्योंकि एंगल चेंज हो गया ना, पहले एंगल कुछ और था θ1, फिर बाद में एंगल चेंज हो गया θ2, फिर बाद में एंगल और चेंज हो गया θ3. तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस ग्राफ ओनली. सो इफ यू सी अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 km per hour फॉर 30 मिनट्स. तो 30 मिनट तक 50 का स्पीड था, अगले 15 मिनट तक 30 का स्पीड था, अगले 45 मिनट तक 70 किलोमीटर का स्पीड था. तो गिवन क्वांटिटी में हमको दिया हुआ है v1. व्हाट इज v1? 50 किलोमीटर पर आवर. देखो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया है मिनट्स में, 30 मिनट्स. ऐसा चलेगा क्या? या तो किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो, या मिनट को आवर में कन्वर्ट करो. ज्यादा इजी क्या है? आवर में. 30 मिनट्स मतलब 30/60 ऑफ आवर. 1/2 मतलब 0.5. तो हाफ आवर तक गाड़ी का स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर. देन गाड़ी का स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर. 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स. बराबर. 15 मिनट्स मतलब कितने आवर? 1/4, क्योंकि 15/60 मतलब 1/4. 1/4 मतलब 0.25 आवर. यहाँ तक क्लियर? देन गाड़ी का स्पीड हो गया 70 किलोमीटर पर आवर. कितने टाइम तक? 45 मिनट्स तक. 45 मिनट मतलब 45/60 मतलब 3/4, और 3/4 मतलब 0.75 आवर तक. यहाँ तक क्लियर? हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. So you are supposed to find out what is average speed, V average. Then you should know formula of V average. You know what is V average? Total distance upon total time. Total distance upon total time. अब टोटल टाइम फाइंड करना तो बहुत इजी है. व्हाट इज टोटल टाइम? t1 + t2 + t3. लेकिन हमको टोटल डिस्टेंस पता है क्या? नहीं. तो कैसे फाइंड करेंगे? यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? वेलोसिटी इनटू टाइम.
तो इसको सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या करना, हमको पता है वेलोसिटी मतलब स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो जब पार्टिकल का कार का स्पीड v1 था, कितने टाइम तक था, t1, तो उसमें डिस्टेंस कितना कवर गया, d1, दैट इज v1 इनटू t1। व्हाट इज v1, 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 0.5 आर, आर और आर, तो हमको आंसर कितना मिलेगा, किलोमीटर्स में। तो v1 इज 50 एंड टाइम इज 0.5, तो ये कितना आ गया 25 किलोमीटर। तो d1 पहले टाइम हाफ आवर में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 किलोमीटर। सिमिलरली d2 भी फाइंड कर लो, व्हाट विल बी d2, v2 इंटू t2, v2 कितना था 30, टाइम कितना था 0.25, देखो 0.25 और ये 30, इसका जीरो इसको दे दो, कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 3, 7.5। तो अगले 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 7.5। सिमिलरली d3, v3 इंटू t3, व्हाट इज v3, कितना 70, व्हाट इज t3, 0.75। यहाँ एक काम करना, अगर ये मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट जाता होगा, वैसे इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट इफ यू फील इट इज डिफिकल्ट, तो 45 मिनट्स, 45 मिनट मतलब 3/4 ऑफ आर, 45 मिनट्स मतलब 45/60 आर, लिखा था क्या यहाँ पे हमने, लिखा था कहीं तो लिखा था, लिखा है क्या 45/60 मतलब कितना 3/4। तो दिस इज 35 का, दिस इज 2 का, व्हाट इज 35 3 का, 30 90 5 5 5 15, 90 प्लस 5 15, 105, 105 का हाफ 52.5 किलोमीटर। ज्यादा क्लियर। तो पहले हाफ आवर में 25, अगले 15 मिनट में 7.5 और अगले 45 मिनट्स में 52.5। हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज d1 प्लस d2 प्लस d3, और टाइम है t1 प्लस t2 प्लस t3। d1 कितना है 25, d2 कितना है और d3 52.5, t1 कितना था 0.5, 0.25 एंड 0.75, 7.5 और 52.5, 60 और 25, 0.25, 0.75 और 0.5, 85 अपॉन 1.5, ये होता है 56.66 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, 56.66 किलोमीटर पर आवर। अब चेक कैसे करना कि हमारा आंसर सही है या गलत। सबसे कम स्पीड, सबसे कम स्पीड देखो यहाँ लिखा है हमने, सबसे कम स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, सबसे ज्यादा इज 70 किलोमीटर पर आवर। एवरेज कभी भी इन दोनों के बीच में आता है, तो 56.66 के 30 और 70 के बीच में है, तो आंसर इज करेक्ट। So this is how you are supposed to solve this question. Next question and the last question before we start new topic. Practice problem number 4. Very easy question. A velocity time graph is shown in the adjoining figure. Before we read this question, velocity time graph से कौन से दो information आपको मिल सकते हैं? Distance and displacement and acceleration. A velocity time graph is shown in the adjoining figure. तो ये एक velocity time graph है, velocity के values और time के values यहाँ पे दिए हैं। Determine मतलब find. Number 1, initial speed of the car. Time t equal to 0 पे speed कितना है 0, initial speed is 0, joke, u equal to 0. Do you remember हम initial speed को u से डिनोट करते हैं, तो u is equal to 0, पहला कदम। नंबर 2 पूछा है मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, बताओ
20, मैक्सिमम स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, वी मैक्स इज 20 मीटर पर सेकेंड, so simple. Number 3, part of the graph showing zero acceleration, A to B, क्योंकि यहाँ पे एंगल कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है, लेकिन A to B ये पार्ट है जिसमें वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो विच पार्ट शोस जीरो एक्सेलरेशन, A to B, तो A to B, AB is the part for which acceleration is zero. Part of the graph showing constant retardation, B to C, retardation मतलब velocity should decrease. O to A क्या है acceleration, A to B क्या है zero acceleration, constant velocity, B to C क्या है retardation, तो B to C is retardation. Number 5, distance traveled by the car in first 6 seconds, distance traveled by the car in first 6 seconds, simple. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल कैसे मिलता है हमको, एरिया अंडर द कर्व, पहले 6 सेकेंड ही बोला है, तो पहले 6 सेकेंड मतलब 0 से 6 तक, मतलब पहले तो ये एरिया फाइंड करो A1, फिर ये एरिया फाइंड करो A2, दोनों को ऐड करो, अगर बोला होता पहले 3 सेकेंड तक तो A1, बोला होता 3 to 6 सेकेंड A2, फर्स्ट 6 सेकेंड मतलब A1 प्लस A2, पूरा का पूरा बोला था तो A1 प्लस A2 प्लस A3, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 5th नंबर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in first 6 seconds, is equal to area of triangle, कौन सा ट्रायंगल है ये, OAE plus area of rectangle ABDE. Area of triangle is half base into height, base है OE, height है AE. Area of rectangle is length into breadth, AE into AB, AE into AB. हाफ बेस, बेस मतलब OE कितना है 3, हाइट 20, हाइट इज 20 प्लस AE इज अगेन 20 इंटू AB, 6 माइनस 3, तो कितना 3, AB मतलब B का वैल्यू कितना है 6, A का कितना है 3, तो AB मतलब 6 माइनस 3, तो कितना 3, 1 जा एंड 10 जा, 10 3 जा 30 प्लस, तो कितना डिस्टेंस 90 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड इज 90 मीटर, डन. So let us go ahead with next topic. So first of all you should remember, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन मतलब मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशंस. अब तक हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तब हमने सिर्फ मोशन डिफाइन किया, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इज नोन एज मोशन. फिर हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिफाइन किया था, when an object moves and changes its position along a straight line, then the motion is said to be motion in straight line. Motion along a straight line, motion in 1 dimension, rectilinear motion, सब एक ही नाम है. If you remember, जब पार्टिकल सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो उसका पोजीशन वेक्टर में एक सिंगल कंपोनेंट होता है. अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस है तो जेड के कैप. अगर मोशन 2 डायमेंशन में है, फॉर एग्जांपल पहले मैं 1D मोशन समझा देता हूँ वापस एक बार. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट था जो अलोंग एक्स एक्सिस मूव हो रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट होगा और किसी भी टाइम पे इसका पोजीशन बताने के लिए हमको एक नंबर की जरूरत है. फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर पे है तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन इज एक्स इक्वल टू 2 मीटर. फॉर एग्जांपल ये 4 मीटर पे, तो क्या बोलोगे, एक्स इक्वल टू 4 मीटर.
लेकिन जब पार्टिकल का मोशन 2 डायमेंशंस में होता है, 2 डायमेंशंस मतलब for example the particle instead of moving in a straight line it is moving in this plane. इन दिस प्लेन, ये प्लेन 2 डायमेंशंस है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। तो पार्टिकल जब 2 डायमेंशंस में मूव होगा मतलब उसकी पोजीशन बताने के लिए हमको कम से कम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 2, राइट? करेक्ट, रिमेम्बर। सो इमेजिन, पहले पूरा समझ लो फिर मैं लिख भी दूंगा। तो बाय द वे एक काम करते हैं, टाइटल दे देते हैं सबसे पहले। So now we will be studying motion in 2 dimensions. Motion in 2 dimensions in a plane. Then, अब the question is कि जब चैप्टर का नाम ही था मोशन इन अ प्लेन, तो हमने पहले 1D मोशन के कॉन्सेप्ट्स क्यों सीखे? क्योंकि डायरेक्टली 2D पे जाओगे विदाउट नोइंग द बेसिक, तो 2D के डेफिनेशन समझ में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने वहां पे डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया था, याद है? डिस्प्लेसमेंट, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इमेजिन हमारे पास एक पार्टिकल था जो इनिशियली x1 पोजीशन पे था, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? x1 बार। टाइम t1 पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? x1 बार। टाइम t2 पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? x2 बार। डिस्प्लेसमेंट आप डिफाइन कैसे करते हो? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा तो फिर 2D का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फिर अगर आपको याद होगा, आपने वेलोसिटी डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा एक्स। टाइम क्या है? डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है? x2 बार माइनस x1 बार, और डेल्टा टी क्या है? t2 माइनस t1। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको लगने वाले हैं, इसलिए हमने पहले 1D मोशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब जैसे हमने 1D मोशन में वेलोसिटी डिफाइन किया था, वेलोसिटी में 4 वेलोसिटी डिफाइन किए थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। हमको मैक्सिमम टाइम वेलोसिटी के 2 डेफिनेशन काम में आते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो 2D मोशन में हम सिर्फ एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज को ही डिफाइन करने वाले हैं। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशंस, राइट? अब ये डिफाइन कैसे करते हैं समझ लेंगे, लेकिन पहले पूरा ध्यान यहाँ पे चाहिए। इमेजिन हमारे पास एक पार्टिकल है t1 टाइम इंस्टेंट पे। सबसे पहले हमारे पास एक पार्टिकल है जो 2D मोशन में है, मतलब इट इज मूविंग इन अ प्लेन। तो स्टार्ट यहाँ से करता हूँ, साथ में लिख भी देते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, मूविंग इन अ प्लेन। अब अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा होता, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, तो किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन बताने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 1। अगर मोशन इन अ प्लेन है तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स डू यू नीड? 2, राइट? सो सिंस द मोशन इज इन अ प्लेन, since the motion is in a plane, 2 coordinates x and y, क्योंकि मैंने मोशन x y में लिया, दैट इज वाई x एंड y। अगर मोशन x z में होता तो x एंड z, अगर y z में होता तो y एंड z। 2 coordinates x and y are required to specify the position, to specify the position of the particle, position of the particle at any instant of time, of the particle at any instant of time. Let मान लो पहले टाइम इंस्टेंट पे
T1 टाइम इंस्टेंट पे मान लेते हैं पार्टिकल का पोजीशन क्या है, P। अब जब पार्टिकल P पे था तो उसका x कोऑर्डिनेट को बोल दूंगा मैं x1 और y कोऑर्डिनेट को बोल दूंगा मैं y1। तो P हम लिखते कैसे, हम लिखते हैं x1, y1। आफ्टर सम टाइम एट टाइम इंस्टेंट T2, T1 पे तो कहाँ पे है, P पे, T2 टाइम इंस्टेंट पे वो नए लोकेशन पे गया, मान लेते हैं Q। अब जब वो Q पॉइंट पे था तब उसका x वैल्यू कितना है, x2, और y वैल्यू कितना है, y2। करेक्ट, ये x1, ये x2, ये y1, ये y1 और ये y2 मैं लिख देता हूँ, बट बाद में इसको हटा दूंगा मैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। क्लियर है तक, गुड। तो अब फिर ये आपको पता होना चाहिए, यू जस्ट नीड टू नो दिस। मैं ग्राफ में इसको रखने वाला नहीं हूँ, वी विल डिलीट दिस। तो remember this is x2 y2। ऐसा क्लियर। अब अगर आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर, याद है क्या पोजीशन वेक्टर, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर starting from origin and it ends at position of the particle। ऐसा वेक्टर जो आप ओरिजिन से ड्रॉ करते हो जिसका टेल ओरिजिन पे होता है, हेड पार्टिकल पे होता है। करेक्ट। और आपको ये भी याद होगा, मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, याद है क्या, याद है, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। अगर P, कैपिटल P ये पोजीशन है तो पोजीशन वेक्टर स्मॉल p वेक्टर है। तो जब पार्टिकल P पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, P बार, राइट। तो लेट द पार्टिकल be at point P x1, y1 at time t1 then अगर आपको याद होगा मोशन अगर सिर्फ 1D में होता तो पोजीशन वेक्टर होता x1 i कैप, राइट। इनिशियली P पॉइंट पे अगर 1D मोशन होता तो क्या लिखते, x1 i कैप, लेकिन मोशन क्या है 2D। अगर मोशन 2D है तो पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो, कौन से x1 i कैप, y1 j कैप। तो जब पार्टिकल का पोजीशन P है, लेट द पार्टिकल बी एट पॉइंट P एट टाइम t1, राइट। इट्स पोजीशन वेक्टर is given by पोजीशन वेक्टर डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल लेटर से, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर मोशन एक्स जेड प्लेन में होता तो x1 i कैप प्लस z1 k कैप। अगर मोशन yz प्लेन में होता तो y1 j कैप प्लस z1 k कैप। गुड। लेट द पार्टिकल इज एट पॉइंट Q। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2 y2 एट टाइम t2। क्योंकि पार्टिकल मोशन में है ना, तो T1 टाइम पे P पे था, T2 टाइम पे Q पे है, और Q का पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल q से डिनोट करेंगे, स्मॉल q बार, राइट। लेट its position vector is given by at q is, कैसे लिखोगे, वहां पे x1 i कैप लिखा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर। थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, इजी है, दिस इज सिंपल। और एक बार समझ में आ गया ना तो वो रटना वटना सब छोड़ दो, नोट भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। सिचुएशन ये था, पार्टिकल है जो मोशन में है, कौन से मोशन में है, 2D मोशन में है। 2D मोशन मतलब कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स। अब मोशन में है तो किसी टाइम t1 पे कहीं होगा, कहाँ है, P पे।
अगर पी पे था तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब मोशन में है तो फिर थोड़े टाइम के बाद कहीं और जाएगा, कहाँ गया, q पे। टाइम t2 पे कहाँ था, q पे, उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, P से Q, कितने टाइम में, T2 माइनस T1। T1 पे कहाँ था, P पे, T2 पे कहाँ है, तो कितना टाइम हो गया, T2 माइनस T1। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, P से Q। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर ड्रॉ करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, इनिशियल पोजीशन से, कहाँ खत्म होता है, फाइनल पोजीशन पे। तो ये जो PQ बार है ये कौन है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। So therefore, the displacement of the particle, the displacement of the particle is given by हम जिसको डेल्टा x लिख रहे थे वहां पे, क्योंकि वो 1D मोशन था, यहाँ पे हम उसको लिखेंगे PQ बार। PQ बार क्यों, स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था, इनिशियल क्या था, P बार। लेकिन Q बार क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, माइनस p क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। वेरी गुड, गुड गुड गुड। तो अब ऐसा करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो। अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो व्हाट विल यू गेट, ये आपको मिल जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। अब जिसमें जिसमें i कैप है, i कैप कॉमन निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ, करेक्ट। अब क्योंकि क्वेश्चन पूछते वक्त हमेशा XY प्लेन नहीं होगा, अगर XZ प्लेन हुआ तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अगर YZ प्लेन हुआ तो y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। वेरी गुड, ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट। हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है आपको, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इन विच मोशन टेक्स प्लेस। तो एवरेज वेलोसिटी अगर याद होगा आपको तो डिनोट कैसे करते हो, v एवरेज बार इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, टाइम इंटरवल भी लिख सकते हो, एक ही बात है, डजंट मैटर, टाइम इंटरवल। तो v एवरेज, और रिमेंबर इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया तो इसका मतलब आप बता रहे हो एवरेज स्पीड। हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या था, PQ बार, और टाइम इंटरवल क्या था, T2 माइनस T1। लेकिन अभी अभी हमने PQ बार फाइंड किया, x2 माइनस x1 क्या प्लस y1, वेरी गुड, अपॉन T2 माइनस T1। न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, डिनोमिनेटर में एक टर्म है, सेपरेट कर सकते हैं क्या, यस। So therefore, average velocity is equal to x2 minus x1 upon p2 minus p1 I cap plus y2 minus y1 upon p2 minus p1 j cap. Very good. अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, द आइडिया हियर इज, ये सब क्यों करना है, क्योंकि 1D मोशन अगर आप देखोगे, अगर याद होगा मैंने स्टार्ट ही वहां से किया, मैंने स्टार्ट वहां से इसलिए किया, आपको समझ में आना चाहिए कि 1D मोशन क्यों स्टडी किया था। ये 1D मोशन का एवरेज स्पीड था, क्योंकि मोशन 1D था,
इसका मतलब एवरेज स्पीड में सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा। अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर मोशन अलोंग y एक्सिस होता तो y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर मोशन अलोंग z होता तो z2 माइनस z1 अपॉन t2 माइनस। लेकिन अगर मोशन 2D है तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट। अगर मोशन 3D है तो तीनों आएंगे, राइट? यहाँ तक क्लियर? अब ये जो आई कैप के साथ जो लिखा है, मैंने क्या बोला? आई कैप के साथ, आई कैप के बाजू में जो लिखना है, आई कैप नहीं, आई कैप छोड़ दो, आई कैप के साथ जो लिखना है इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, राइट? आई कैप नहीं, अगर आप साथ में आई कैप लिखते हो तो आपको इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन कौन बताता है? आई कैप। गुड। और जो आपने जे कैप के साथ लिखा है वो कौन है फिर? वाई कंपोनेंट। तो ये कौन है? वाई कंपोनेंट। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, v एवरेज इक्वल टू v एवरेज x कंपोनेंट आई कैप प्लस v एवरेज y कंपोनेंट j कैप। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब अगर आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स में ये देखा था, अगर हमारे पास एक वेक्टर है आर बार, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, आर एक्स आई कैप और आर वाई जे कैप। तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया गया है? अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। वेरी गुड। अब वेलोसिटी वेक्टर है क्या वेक्टर? यस। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, कौन सी दो? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चलो वेरी गुड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। गुड। अब you know what is the magnitude of velocity? What is magnitude of displacement? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हो? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड। हमने ये क्या फाइंड किया? एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड, मॉड वैल्यू। वेरी गुड। सो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड, स्पीड बोलो तो ऊपर वेक्टर लिखूंगा क्या मैं? नहीं। लेकिन किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस, इसके एक्स कंपोनेंट को नाम क्या दिया है? वी एवरेज एक्स इसका स्क्वायर प्लस वी एवरेज वाई का स्क्वायर, ये मिल गया आपको एवरेज स्पीड। और v एवरेज x कैसे फाइंड करोगे? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। v एवरेज y कैसे फाइंड करोगे? y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? हो गया एवरेज। और क्या फाइंड करना था आपको? इंस्टेंटेनियस। अब अगर आपको याद होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन था, क्या था याद है? इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज। याद है क्या? The velocity of a particle at a given instant of time is called as instantaneous velocity। जिनको याद नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। हमने क्या किया था, अगर हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए वेलोसिटी तो सबसे पहले इधर एवरेज मत लिखना, ऊपर लिखना वेक्टर। हमने एवरेज वेलोसिटी का लिमिट लिया था, मैंने बताया था आपको लिमिट। रीड कैसे करते हैं? लिमिट ऑफ v एवरेज एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। याद है डेफिनेशन? इंस्टेंटेनियस अगर आपको चाहिए तो एवरेज का क्या लेते हो? लिमिट। इसलिए उसकी और एक डेफिनेशन थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। So we know that. What do you know? Instantaneous velocity is the limiting value of average velocity. Is that clear? तो
Therefore, v bar equal to limit as delta t tends to 0 v average. लेकिन ये v average क्या क्या था? ये v average x2 minus x1 upon t2 minus t1 I cap plus y1 upon t2 minus t1 j cap. Very good. अब डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के रूल्स याद होंगे। अगर दो फंक्शन का एडिशन था और उसका डेरिवेटिव था तो हमने क्या किया था? पहले का डेरिवेटिव निकाला, दूसरे का डेरिवेटिव निकाला और दोनों को ऐड किया। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन में भी यही किया था। कैसा? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो लिमिट में भी वैसा ही करेंगे। तो लिमिट में क्या करेंगे? लिमिट ऑफ x2 minus x1 upon t2 minus t1 I cap as delta t tends to 0 plus limit of y2 minus y1 upon t2 minus t1 j cap as delta t tends to 0. कितनों का मैथ्स है? आप में से किसका मैथ्स है? लगभग सबका ही है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। गुड। तो एक चीज याद रखना, आगे काम में आएगा। सबसे पहले मैथ्स में आएगा लिमिट्स। अगर आपको लिमिट्स समझा है तो लिमिट्स के डेफिनेशन पे बेस्ड है डेरिवेटिव का डेफिनेशन। डेरिवेटिव समझेगा तो इंटीग्रेशन समझेगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स के डेफिनेशन पे बेस्ड है इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। इसका मतलब जो रूल लिमिट्स के लिए लगता है वही रूल डेरिवेटिव के लिए है, वही रूल इंटीग्रेशन के लिए है। उल्टा भी ट्रू है। जो रूल इंटीग्रेशन के लिए है वही रूल मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, तो लिमिट के लिए भी वही। क्लियर? और एक चीज, एवरेज वेलोसिटीज या फिर एवरेज वैल्यूज में x2 माइनस x1 को हम डिनोट करते हैं डेल्टा x से, t2 माइनस t1 को डेल्टा t से, y2 माइनस y1 को डेल्टा y से। तो कैन वी राइट दिस एज, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? लुक, v बार इक्वल टू लिमिट एस डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t I cap plus limit as delta t tends to 0 delta y by delta t j cap। लिख सकते हैं ऐसा? यस। और आपको ये याद है क्या, जब 1D मोशन हम देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था लिमिट बार बार लिखने की जगह पे, लिमिट लिखने की जगह पे हम क्या करते हैं? हम डेल्टा की जगह पे लिख देते हैं dx बाय dt। तो जब d लिखते हो मतलब कौन सा वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस, राइट? करेक्ट। और सिर्फ डेल्टा x बाय डेल्टा t लिखा तो एवरेज। अगर मैंने नोटेशन में सिर्फ ऐसा लिखा डेल्टा x बाय डेल्टा t, तो ये कौन सा वेलोसिटी है? और मैंने लिखा dx बाय dt तो कौन सा है? इंस्टेंटेनियस। वेरी गुड। तो ये जो लिमिट ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा t है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? dx बाय dt I कैप। इसको क्या लिखते हैं? dy बाय dt j कैप। जैसे एवरेज के केस में I कैप के साथ जो कुछ भी था उसको क्या बोला था? x कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। j के कैप के साथ जो भी था उसको क्या बोला था? x y कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे आई कैप के साथ जो कुछ भी है उसको क्या बोलेंगे? एक्स कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जे कैप के साथ जो भी है क्या बोलेंगे? वाई कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बन जाएगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। जैसे आपने एवरेज स्पीड फाइंड किया, व्हाट वाज एवरेज स्पीड? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे फाइंड करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड
इंस्टेंटेनियस स्पीड इज v इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हो मैग्नीट्यूड, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस मतलब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, लेकिन vx कौन है, dx बाय dt, तो dx बाय dt का स्क्वायर, और vy कौन है, dy बाय dt का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx बाय dt स्क्वायर प्लस dy बाय dt स्क्वायर, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ तक क्लियर, सबको एक्सरसाइज समझ में आया, श्योर श्योर पक्का। तो इतना रिवाइज करके आना, बाकी हम करेंगे कल कंटिन्यू।